गाजा में नरसंहार के बीच सऊदी से लेकर अरब के कई मुल्कों से सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों वे इस्लामिक देश होते हुए भी गाजा के लोगों की मदद के लिए खुलकर इसराइल के सामने नहीं आ रहे। अब गाजा में जब 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुख्यात यौन शोषण अपराधी जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित आलीशान 7 मंजिला घर के अंदर एक फ्रेम की गई तस्वीर मिली। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। चौंकाने वाली बात है कि इस तस्वीर में वो यौन शोषण के अपराधी के साथ न सिर्फ हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं और गले मिल रहे हैं। तस्वीर में उनके सिर पर गुत्रा भी नहीं दिखाई दे रहा, जो आमतौर पर उनके सिर पर ही रहता है। एक ऐसा घर जिसमें दीवारों पर कैमरे लगे थे, बेडरूम में और आसपास के कमरों में, जहां टैक्सीडर्मी किए गए जानवर, आपत्तिजनक कलाकृतियां और छत से लटकती एक दुल्हन की मूर्ति तक रखी थी। लेकिन इन सबके बीच मोहम्मद बिन सलमान की एक तस्वीर ने एक अलग ही बहस को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। किसी ने लिखा, MBS पत्रकारों को मारने या एसिड में घोलने में व्यस्त नहीं होते तो वो चाइल्ड अब्यूजर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। एक अन्य यूजर ने कहा, मुझे तो ये सबसे चौंकाने वाला नाम लगता है। और बहस सिर्फ वही नहीं रुकी, कुछ ने सवाल उठाया, क्या MBS को कभी एक नैतिक नेता माना गया है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कुछ लोगों ने इसे फिलिस्तीन और गाजा पर सऊदी अरब की चुप्पी से जोड़ा। एक यूजर ने लिखा, अगर ये सच है तो ये समझ आता है कि गाजा में नरसंहार पर कोई सैन्य प्रतिक्रिया क्यों नहीं है। एक्स, जिसे पूर्व में ट्विटर कहते थे, उस पर एक पोस्ट में लिखा गया, इसलिए वो इसराइल का समर्थन करता है। एक यूजर ने लिखा, 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक को एक इसराइली एजेंट चला रहा था, इसी कारण आज फिलिस्तीनी लाचार हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। इस फ्रेम में एक फोटो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक दिखाई देते हैं। अभी पहली बार नहीं है जब एप्स्टीन और MBS के संबंधों की बात सामने आई हो। साल 2018 में अपनी मौत से 1 साल पहले एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में क्राउन प्रिंस से नजदीकियों का दावा किया था। पर एप्स्टीन के घर में सिर्फ MBS ही नहीं थी, दीवारों पर फ्रेम में थी डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, पोप जॉन पॉल द्वितीय, मिक जैगर, एलन मस्क, फिदेल कास्ट्रो, UAE के सुल्तान अहमद बिन सुलेम और कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन जसीम की तस्वीरें भी थी। यानी एप्स्टीन का घर किसी गुप्त गैलरी की तरह था, जहां सत्ता और यौन अपराधी की तस्वीरें साथ साथ टंगी थी। साल 2008 में एप्स्टीन को अमेरिका में एक नाबालिग से देह व्यापार करने के आरोप में दोषी पाया गया, लेकिन उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, एक विवादास्पद डील के तहत। साल 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, इस बार नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में। लेकिन ट्रायल से पहले ही अगस्त 2019 में उसकी जेल में मौत हो गई। इसे इस बात से जोड़ा गया कि उसने खुद अपनी जान दी, लेकिन अब तक सच्चाई पर सवाल उठते रहे। MBS की तस्वीर इस बहस को और गहरा कर रही है। क्या वो एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा थे या सिर्फ उसका शिकार? क्या यह तस्वीर महज एक शो पीस थी या किसी गहरे संबंध का संकेत? और सबसे अहम सवाल, क्या इस नेटवर्क की जांच कभी पूरी होगी? एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके संपर्कों की परछाई अब भी बहुत कुछ छिपाए हुए है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में खूब विवाद बरपा हुआ है, जो कोई नया नहीं है। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमबारी भी की, जिसे 12 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया जांच ने खुलासा किया है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा को कथित तौर पर डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने तेहरान स्थित एक कंसल्टिंग फर्म दमावंदटेक के कर्मचारी होने का दावा किया। हालांकि ये यात्रा रूस के परमाणु हथियार तकनीकी से संबंधित संयंत्रों के निरीक्षण से जुड़ी थी, जिसने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी दिखा दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकता।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मी एक ईरानी सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च से जुड़े हैं, जिसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस के टेक्नो एक्सपर्ट और तोरी रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों का दौरा किया, जो दोहरे उपयोग की तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर और क्लिस्ट्रॉन का उत्पादन करते हैं। इनका उपयोग परमाणु हथियार अनुसंधान में हो सकता है। मई 2024 में कलवंद ने रूसी आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को पत्र लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंशियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मांग की। आपको बता दें कि ट्रिटियम को परमाणु हथियारों की विस्फोटक शक्ति बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इन सामग्रियों की आपूर्ति का कोई सबूत नहीं मिला। दमावंटेक, जिसे कंसल्टिंग फर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, वास्तव में ईरान के रक्षा मंत्रालय और एसपीएनडी से गहरे तौर पर जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 408 किलोग्राम तक बढ़ा लिया है, जो हथियार ग्रेड यानी 90% से एक कदम दूर है। ये मात्रा 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA की सीमा से कहीं अधिक है। जून 2025 में ईरान ने IAEA के साथ सहयोग समाप्त कर दिया और अपनी परमाणु साइटों पर निगरानी को रोक दिया, जिससे उसकी गतिविधियों की पारदर्शिता कम हो गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और इस्राएली बयानों ने चेतावनी दी है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने हथियार निर्माण शुरू किया है या नहीं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की बम वर्षा के बाद, इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकार ट्रिटियम की मांग को परमाणु हथियारों से जोड़ते हैं और इसे एक गंभीर संकेत के रूप में भी देखते हैं। जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी परमाणु रणनीति में कई बदलाव किए। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उन्होंने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अभी क्या प्रगति हुई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 12 डेज वॉर के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और ज्यादा आक्रामक रूप से कदम बढ़ा सकता है।